जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के जो रीडर हैं, बिहार के जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो काफ़ी गंभीर माने जाते हैं। और आजकल पटना में एक किताब उत्सव चल रही है डकमंगले चौराहे से बगल में ही, जहाँ पर बाटा है, और बाटा के बगल में जो एक भवन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने, उसी बिल्डिंग में अभी किताब उत्सव चल रहा है। तो वहाँ पे कई ऐसे सत्र हुए जिसमें बुद्धिजीवी लोग और ख़ास करके लेखक, कवि लोगों से एक अलग अलग सत्र में बिहार, समाज, देश, दुनिया, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्यवस्था, सारी चीज़ों पे बात हो रही थी। उसी क्रम में आज एक बातचीत प्रमोद रंजन जी से बातचीत हो रही थी, और वो रिपोर्टिंग टाइम्स की तरफ से मैं बात कर रहा हूं प्रमोद रंजन जी से। और उन्होंने आज जो सत्र में जो बात रखी है, वो उन्होंने पेरियार के बारे में बात कर रहे थे, और बाद में उस सत्र में कुछ क्वेश्चंस भी लिए गए, उन्होंने बहुत बखूबी जवाब भी दिया। उसी के अंतर्गत मैं उनसे अभी बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है प्रमोद जी कि आखिर पेरियार के बारे में लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, उत्तर हिंदुस्तान के लोग, ये उनके बारे में सुनते तो हैं कई एक अलग अलग स्रोतों से, लेकिन उनके बारे में विशेष रूप से नहीं जानते पेरियार के बारे में। और पेरियार जी का जिक्र बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग करते हैं। आखिर इसकी मेन वजह क्या है कि लोग पेरियार को, उत्तर भारत के लोग बहुत विस्तार से उनके बारे में नहीं जानते? जैसा कि मैंने आज अपने वक्तव्य में भी कहा कि हमारा जो हिंदी का परिदृश्य है, उत्तर भारत हिंदी का प्रदेश है, और जो हिंदी का प्रदेश है, बौद्धिक परिदृश्य, यहाँ बहुत सारे विचारों के लिए जगह नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से साहित्य के लिए जगह है, और वो भी जो रचनात्मक साहित्य है, जिसको कविता कहानी हम कहते हैं, उनके लिए जगह बनी। कई उसके अवान्तर कारण हैं, उन कारणों में जाने का अवकाश शायद यहाँ नहीं है। इसलिए सिर्फ पेरियार ही नहीं, बहुत सारे विचारकों से हम अपरिचित रहे जो अपने देश के हैं। दक्षिण भारत के अन्य विचारक भी उसमें शामिल हैं। हाँ, ये ज़रूर आपको ध्यान में आएगा कि ऐसा कैसे हुआ। हम तो जर्मन आइडियोलॉजी से परिचित हैं, हम तो फूको से परिचित हैं। तो दरअसल मार्क्सवाद की जो एक धारा थी, और जिनकी दिलचस्पी पढ़ने लिखने में और वैचारिक चीज़ों में थी, वो बाहर से चीज़ों को लेकर के तो आए, लेकिन कई उनके अपने पूर्वाग्रह थे, और वो पूर्वाग्रह उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में थे। आप सामान्य बोलचाल में कहें तो उनकी जाति में छुपे हुए थे कि वो ऐसे विचारों को पसंद नहीं करते थे जो उनके खिलाफ जाएं। तो ना तो उन्होंने अम्बेडकर को प्रमोट किया, ना पेरियार को आगे लाए, ना वो फुले को आगे लाए। ये तीनों लोगों को आगे लाने का श्रेय अलग अलग लोगों को या अलग अलग तबकों को है। जैसे कि मसलन फुले को गेल लॉम्बर्ट सामने लेके आई, जो एक अमेरिकन थी। अम्बेडकर को दलित आंदोलन के लोग सामने लेकर के आए। पेरियार को भी जो समाज का जो कमज़ोर तबका है उत्तर भारत का, उसके बुद्धिजीवियों ने लाने की कोशिश की 1970 के दशक में, जिनमें चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे। 70 में उन्होंने किताब लाई पेरियार पर। उसके बाद ललाई सिंह यादव थे, उन्होंने उनकी एक पुस्तक सच्ची रामायण का अनुवाद प्रकाशित किया, जो काफ़ी विवादों में भी रही, काफ़ी चर्चा में भी रही। लेकिन कोई भी किताब, जैसे J.H. कार कहते हैं इतिहास के बारे में, कि इतिहास बनता नहीं है, एक किस्म से बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है। कोई भी पुस्तक का विचार अचानक नहीं फैलता है, उन विचारों के ऊपर कितना विचार होता है, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पेरियार के विचार आए तो सही, लेकिन उन विचारों पर अधिक और विचार करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी, हिंदी के बुद्धिजीवी तैयार नहीं थे, जिन कारणों का मैंने पहले जिक्र किया। तो ये एक मुख्य कारण था कि उनकी किताबें बाद में नहीं आ पाईं, प्रकाशक नहीं मिले, उन पर आलोचनात्मक लेखन नहीं हुआ। इस तरह से पेरियार उत्तर भारत में उनके जो विचार थे वो कम पहुँच सके, ऐसा मुझे लगता है। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि पेरियार ने जाति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जाति का जो जंजाल है, निचली जाति, ऊपरी जाति का जो वैमनस्य है, उसके बाद ब्राह्मणवाद जैसे शब्द जो गढ़े गए कि ब्राह्मणवाद से बहुत लोगों को समस्या है, उसके बारे में पेरियार का भी अपना एक मत था। जाति के बारे में लोहिया ने बहुत कुछ लिखा है, बोला है। पेरियार जाति के बारे में, जाति का जो समस्या था, जाति का जो दंश सहे थे अम्बेडकर, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है जाति के बारे में। यहाँ तक कि जाति को नष्ट करने की बात उन्होंने लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऐसी किताबें लिखी है। आखिर पेरियार ने जाति के बारे में जो उनका जो एक सोच है, जो दर्शन है, वो इन लोगों से और भी लोगों ने जाति के जंजाल के बारे में जो समस्या पर जो उन्होंने बात रखा है, तो आखिर पेरियार का जो है जाति का जो समस्या है, उनका इन लोगों से क्या कुछ अलग जो आप समझते हैं उन्होंने बोला है?
देखिए, जाति को लेकर के लड़ाई तो इन चारों लोगों का, जिसका हमारी बातचीत में जिक्र आया, अम्बेडकर, फुले, अम्बेडकर, पेरियार और लोहिया, जाति को ख़त्म करने के बारे में तो चारों एक मत थे। लड़ाई एक थी, दुश्मन एक था। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दुश्मन जब एक है, आप एक दुश्मन से लड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ टैक्टिक्स में आप अंतर पा सकते हैं और वो एकेडमिक अध्ययन का विषय हो सकता है। अगर आप उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँ तो पेरियार अधिक रेडिकल है। वो जाति के साथ साथ धर्म का भी समूल नाश कर देना चाहते हैं। पेरियार के टैक्टिक्स में एक मुख्य जो उनका अस्त्र है वो है महिलाएं। अस्त्र नहीं है, मतलब वो चाहते हैं कि महिलाएं जब तक लिबरेट नहीं होंगी तब तक की जाति खत्म नहीं होगी। इतना बल ऐसा नहीं कि अम्बेडकर और लोहिया में नहीं, लेकिन इतना बल अम्बेडकर और लोहिया में नहीं है। अम्बेडकर दूसरे तरीके से चाहते हैं। अम्बेडकर वो जाति को ख़त्म करने का जो मुख्य टैक्टिक्स है उनकी, वो स्टेट पावर को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये स्टेट पावर मजबूत होगा, लोकतंत्र आएगा और लोकतंत्र में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होगी जिससे जाति खत्म होगी। हालांकि वो उतना कर नहीं पाए। इसी क्रम में मैं आपको कहूँ, मुझे एक चीज़ ध्यान आ रही है कि जब संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया तो पेरियार ने आलोचना की अम्बेडकर की, और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने अपना समय बर्बाद किया इस संविधान को बनाने में, क्योंकि इस संविधान ने जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में कुछ भी नहीं करने लायक है संविधान, है ना। इन्होंने भले ही अस्पृश्यता के लिए कानून बनाया, लेकिन जाति व्यवस्था इससे इन्होंने छू भी नहीं पाए। इस तरह से समय व्यर्थ गया। तो एक टैक्टिक्स का अंतर आप देखते हैं। अम्बेडकर मानते हैं कि इस टूल से जाति खत्म हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है। पेरियार मानते हैं कि इससे कमज़ोर नहीं हो सकती है। वो कमज़ोर होगी सामाजिक आंदोलनों से, विज्ञान की गति को बढ़ने से और धर्मों के समूल नाश से। तो हाँ, मैं इसी बात को बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जाति के जंजाल से जुड़ा हुआ मामला धर्म का भी है, और पेरियार ने बिल्कुल उनके बारे में एक ऐसा सोचा जाता है, कहा जाता है कि वो बिल्कुल धर्म के विरोधी थे। वो नास्तिकता में विश्वास रखते थे। आखिर नास्तिक होने से जाति के जंजाल से निपट जाने का कितना कुछ उसमें उत्तर छिपा हुआ है? इस पे पेरियार का क्या दृष्टिकोण है? थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें। दरअसल नास्तिकता तो उनके विचारों का एक केंद्र थी ही, लेकिन उनका मूल मत जो था वो था कि जाति हिंदू धर्म से पूरी तरह जुड़ी हुई है, और जब तक आप इस धर्म का नाश नहीं करेंगे तब तक हिंदुओं की जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो ये इसमें बहुत स्पष्ट थे कि इस धर्म को नष्ट कर देना होगा समूल रूप से। इस धर्म को, इसके धर्म ग्रंथों को, इसकी तमाम परंपराओं को समूल रूप से नष्ट कर देना होगा। ये उनकी मूल सोच थी कि इसके बिना जाति खत्म नहीं होगी। और नास्तिकता तो उनमें थी, लेकिन जैसा अक्सर लोग समझते हैं कि एकमात्र पहचान पेरियार की नास्तिक होना है, ऐसा नहीं था। उनके बहुत बहुआयामी उनके विचारों की दिशा है। उस पर भी बात होनी चाहिए, उसको भी देखा जाना चाहिए। सामान्यतः हिंदी में कम देखा गया है, शायद आने वाले वक्त में और अधिक लोग समझेंगे पेरियार को, तब वो उनका जो बहुआयामी उनका जो व्यक्तित्व है वो सामने आ पाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि विचार जो हैं वो कभी ज्योग्राफी से बंधे नहीं रहते, कि वो कोई साउथ का हो, नॉर्थ का हो। आखिर विचार होते हैं। यदि विचारों में बहुत प्रगाढ़ कोई सोच है तो वो पूरी तरह से एक तरह से ग्लोबल होते हैं वो। लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि क्या पेरियार, यदि उनकी पहचान केवल साउथ में थी और नॉर्थ में उतनी नहीं बन पाई, तो क्या उसके पीछे उनके भाषा का भी एक समस्या था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हिंदी भाषी और हिंदी भाषा के बारे में उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ नहीं थी, जिसके कारण वो साउथ इंडिया में, दक्षिण में ही ज़्यादा जाने गए? क्या यही कारण है कि या कुछ और कोई राजनीतिक कारण भी हैं? भाषा एक बाधक ज़रूर थी, लेकिन भाषा इतनी बड़ी बाधा नहीं थी। आप देखिए, पूरा तमिल का संगम साहित्य हिंदी साहित्य के पाठ जो विद्यार्थी होते हैं उच्च अध्ययन में, उनको पढ़ना होता है। तो हम संगम साहित्य तो पढ़ रहे हैं जो 2500 साल पुराना है। पेरियार तो इतने नज़दीक थे, उनकी भाषा समझना और आसान था, तो भाषा इतनी बड़ी बाधा नहीं थी। और जहाँ तक ग्लोबल होने की बात है तो पेरियार को दूसरे देशों के लोग समझ रहे थे। यूनेस्को ने उनको दक्षिण एशिया का सुकरात कहा, तो बाहर तो समझा जा रहा था उनको, लेकिन हिंदी पट्टी में जो नहीं समझा गया, इसकी मुख्य वजह हमारी बौद्धिकों की अपनी संकीर्णता थी, हमारी बुद्धिजीवियों की अपनी संकीर्णता थी, और अपने खोल से बाहर न निकलने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, बजाय इसके कि भाषा के दोष। मैं आखिरी तो सवाल कह दिया था, लेकिन फिर भी एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ
कि कहा जाता है पेरियार के बारे में, अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि पेरियार में ख़ास तरह की पहचान थी कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बिल्कुल पक्ष में जो रहते थे। और बहुत जो लोग, जो रेडिकल्स लोग हैं, जिनकी साइंस और विज्ञान की समझ है, उसमें वो उसमें एक वो आशा की किरण देखते हैं कि लोग धर्म और जाति में शायद न उलझे रहें। यदि वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, रेडिकल्स जो रेडिकलिज्म है उसको समझेंगे या फिर विज्ञान की बातों को समझेंगे तो। लेकिन एक बात ये भी देखी गई है कि बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो बहुत अच्छी विज्ञान की समझ रखने के बावजूद भी धर्म में उलझे रहते हैं। और आप मंदिरों में उनकी संख्या खूब देखेंगे। ये विरोधाभास और पेरियार की अपनी समझ के साथ नास्तिक होकर के समाज में जाति जंजाल से ऊपर उठ करके जो उनकी एक आशा है कि शायद साइंस टेक्नोलॉजी की यदि कोई समझ रखेगा तो जाति और धर्म से ऊपर उठ करके समाज को बनाने में और समाज को समझने में वो सहूलियत होगी। इन चीज़ों को आप पेरियार के नज़र से कैसे देखते हैं? दरअसल पेरियार विज्ञान और तकनीक में आस्था रखते थे और उसको जो एक भविष्य का हमारा समाज कैसा बनेगा, भविष्य की दुनिया कैसी होगी, इसकी एक रूपरेखा वो इस आधार पर बनाते थे। और आज हम देखते हैं कि वो ज़्यादा सही थे अगर आप उनको पढ़ेंगे तो। लेकिन उनका सबसे मुख्य चीज़ जिस पर वो बल देते थे, आप जानते हैं बुद्धिवादी थे, तो विवेक और तर्क। अपने फॉलोअर्स को या जो भी उनके पाठक श्रोता थे उनको हमेशा वो दो चीज़ों पर बल देते हैं कि विवेक और तर्क का इस्तेमाल मुख्य होना चाहिए जीवन में और समाज के निर्माण में। तो जो जाति से मुक्ति का उनका सवाल है या धार्मिक अंधविश्वासों से मुक्ति का सवाल है, उसको मुक्ति के लिए एकमात्र चीज़ को महत्वपूर्ण मानते थे, वो थे मनुष्य की तर्क शक्ति। वो चाहते थे कि अधिक से अधिक लोगों में यह तर्क शक्ति बढ़े और इसको सिर्फ लोग एक तर्क को तर्क करने के रूप में न समझें बल्कि जीवन में उतारें। तो ये थे प्रमोद रंजन जी, जो पेरियार के बारे में बहुत बेबाकी से बात रखे। प्रमोद रंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।